आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थक्वेक, भूकंप के संबंध में। और इससे पूर्व आपको भूकंप के संबंध में बताया गया है। तो आज इस सेकेंड पार्ट के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो भूकंप है उसके कितने प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, तीव्रता के आधार पे और उसके स्थिति के आधार पे भूकंप के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करेंगे या उसके बारे में विवेचन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिक्टर स्केल के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे और जो भूकंप है उसके विश्व वितरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आखिरी में भारत में भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, जो पुरानी कड़ी है उसको आगे बढ़ाते हैं और इस पार्ट 2 के अंतर्गत इन तमाम चीज़ों के संबंध में आपको विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया जाएगा आपके सामने। चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस जियोग्राफिक लेक्चर्स। ये जो आप स्क्रीन में खिसकते हुए देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को आपको विस्तार से बताया जा चुका है। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे यहाँ से, भूकंप के प्रकार। यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो भूकंप है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि भूकंप उत्पत्ति के आधार पे, स्थिति के आधार पे और तीव्रता के आधार पे भूकंप की हम लोग चर्चा करेंगे। ये अलग अलग प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पे अगर हम लोग भूकंप की बात करते हैं तो पहला तो आता है प्राकृतिक भूकंप। ऐसा भूकंप जो नेचुरल होता है, जिसमें आपका, हमारा या किसी मनुष्य का या मनुष्य से संबंधित किसी कारण का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्राकृतिक भूकंप कहा जाता है। और इसके मुख्य कारणों में है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप का ऐसा ये है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय, जो आप वो कारणों में पहले चर्चा कर चुके हैं, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो समीपस्थ क्षेत्र में कंपन महसूस की जाती है। जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलने का प्रयास करता है और क्रेटर जाम हो जाता है, उसका मुंह जाम हो जाता है ऊपर का, तो उसके धक्के के कारण समीपस्थ क्षेत्र में भूकंप का अनुभव किया जाता है। दूसरी चीज़ जो आती है टेक्टोनिक भूकंप, या जिसको विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 3 प्रकार के प्लेट किनारे होते हैं और उन प्लेटों में गति पाई जाती है। एक तो गति होती है कि एक दूसरे के सामने प्लेट टकराते हैं, ये इस संदर्भ में इधर गति और इसमें इधर गति। तो इस एरिया में भूकंप का अनुभव किया जाता है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है टेक्टोनिक भूकंप के अंतर्गत। दूसरा होता है कि एक प्लेट इधर खिसक गया और एक प्लेट इधर खिसक गया, तो यहाँ पर गैप बन जाता है। ये गैप रिफ्ट उत्पन्न होती है, घाटियाँ बन जाती है, बड़ी बड़ी रिफ्ट बन जाती है। इस एरिया में भी भूकंप का अनुभव किया जाता है। और जब प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरक जाती है तब भी धरातल पर हलचल उत्पन्न होती है और वहाँ पर भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो ये टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक या विवर्तनिक भूकंप के अंतर्गत आता है। और तीसरा होता है पाताली भूकंप, जो पृथ्वी के धरातल के या उसके आंतरिक हलचल के कारण जो धरातल की सतह कांपती है, उसे कहते हैं पाताली भूकंप।
अगला है कृत्रिम भूकंप। कृत्रिम भूकंप का आशय है कि ऐसा भूकंप जिसके पैदा होने में या उत्पन्न होने में मनुष्य किसी न किसी रूप में कारण रहा हो, लाइक दैट। इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला तो है आणविक विस्फोट या एटम बम ब्लास्ट करना। और जब एटम बम का ब्लास्ट किया जाता है ज़मीन के अंदर या समुद्रों में, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण ये भूकंप आता है, धरातल में कंपन महसूस की जाती है। पहला कारण तो है एटॉमिक एक्सप्लोजन। दूसरा कारण है वाटर डैम। आपको कारणों में बता दिया गया है। मनुष्यों ने या राष्ट्रों ने बड़े बड़े डैम बनाए हैं और वो सब डैम पहाड़ी क्षेत्रों में बने हैं और बहुत भारी मात्रा में जब जल जमाव होता है तो उसके तली में दबाव उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि भूकंप उत्पन्न होती है बांधों के कारण। तो ये कृत्रिम भूकंप के दो मुख्य जो एस्पेक्ट हैं इसके बारे में। दूसरी बात आती है स्थिति के आधार पर भूकंप। स्थिति के आधार पर भूकंप, पहला तो भूकंप स्थलीय भागों में आता है, स्थलीय भागों में, धरातली भागों में आता है, जिसकी सामान्य रूप से चर्चा की जा चुकी है। और दूसरा सागरों में आता है, सागरी भूकंप जिसको कहा जाता है। ये जो सागरी भूकंप है महासागर के तली में आता है, पानी के नीचे आता है और जब भूकंप पैदा होता है महासागरी भागों में तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है। सैकड़ों एटम बम के बराबर एनर्जी रिलीज जब होती है, लिबरेटेड एनर्जी जिसको कहा जाता है, तो क्या होगा जब एनर्जी रिलीज होती है, सागरों के अंदर भूकंप आती है तो बड़ी बड़ी सुनामी आती है। सुनामी शब्द आपने सुना होगा। जो सागरी लहरें हैं वो बहुत ऊंची उठने लगती है और जो तटवर्ती शहर होते हैं सागर के, उनमें वो अपार विनाश पैदा करती हैं। तो इस तरीके से स्थिति के आधार पे दो तरीके का भूकंप होता है, एक तो स्थलीय और दूसरा सागरी। अब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीव्रता के आधार पे। भूकंप के तीव्रता के आधार पे इसको कैसे मेज़र किया जाता है और ये होता क्या है। तीव्रता के आधार पे रिक्टर एक साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस तरीके का खोज किया और या तो वो उसको क्लासिफाइड किया, जो भूकंप है उसको तीव्रता के आधार पे। तो तीव्रता के आधार पे होता ये है कि रिक्टर महोदय ने एक पैमाना बनाया, एक स्केल बनाया। भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उनके तीव्रता के हिसाब से उन्होंने एक पैमाना बनाया, स्केल बना दिया और उस स्केल को 8 भागों में बांट दिया, स्केलिंग कर दिया। इसे तीव्रता मापक स्केल भी कहते हैं। और अभी आप जो प्रेजेंट में भूकंप का अध्ययन करते हैं वो मुख्य रूप से ये तीव्रता के आधार पर ही भूकंप का अध्ययन पूरी अभी दुनिया में, वर्तमान दुनिया में हो रही है। प्रेजेंट टाइम में इसी से भूकंप की तीव्रता के हिसाब से अनुमान किया जाता है कितना नुकसान हुआ है, कितने पृथ्वी के कितने गहराई से आया है। और जितना भी जो डिटेल में चर्चा होती है भूकंप का, आप टेलीविज़न के समाचार में सुनते होंगे कि यहाँ पर 4.5 का जो रिक्टर स्केल में 4.5 नापा गया है। इसका मतलब है कि ये तीव्रता के आधार पे है। 6 नापा गया है रिक्टर स्केल में। और ये जो रिक्टर स्केल का जो नाप है, उसको नापने वाला जो यंत्र होता है, भूकंप के तीव्रता को नापने वाला यंत्र, उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ एक उपकरण होता है, उसमें भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, रिक्टर स्केल। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे रिक्टर स्केल की, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे ही आप अगर न्यूज़ में सुने कि इतना रिक्टर स्केल में इतना
4.5 या 5 या 6 या 7 ऐसे, तो आपको उस भूकंप की तीव्रता का अंदाज हो जाए और वहाँ की परिस्थितियों का आभास हो जाए, ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए। चलिए रिक्टर स्केल के बारे में बात करते हैं। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल के अंतर्गत भूकंप जो है उसकी तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल सबसे आजकल सर्वाधिक मान्य है। ये जो स्केल होता है उसमें 0 से 9 तक का अंक होता है, 10 नहीं लिखा रहता कहीं पर, 0 से 9 तक का ही अंक होता है। और ये 0 से 9 तक का जो अंक है वो कुल 10 अंक होते हैं। 0 को भी जोड़ दीजिए 9 के बाद तो 10 हो गया। ये अंक भूकंप से जो ऊर्जा विमुक्त होती है, बाहर निकलती है, एनर्जी, जिसको लिबरेटेड एनर्जी या भूकंप या अंदर से बाहर आने वाली ऊर्जा कहते हैं, उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है। रिक्टर स्केल का प्रत्येक अंक अपने पूर्व अंक से 10 गुनी अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, समझने के लिए हम लोग लेते हैं कि अगर रिक्टर स्केल में 4 दिखाया गया या नापा गया, तो उसके बाद 4 में जितना भी विनाश हुआ उसमें अगर मान लीजिए 10 एटम बम के बराबर एनर्जी निकली, अगर ऊर्जा निकली 10 एटम बम के बराबर, 10 एटम बम के ब्लास्ट करने में जितनी ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा रिक्टर स्केल में 4 नापा गया भूकंप तब निकला। कहीं पर अगर रिक्टर स्केल में 5 आता है, 5 नापा गया है उसकी तीव्रता को, तो आप कल्पना करिए कि 4 में अगर 10 एटम बम के बराबर एनर्जी रिलीज हुई है तो जो 5 वाला है वहाँ 10 गुना कर लीजिएगा, 100 एटम बम के बराबर ऊर्जा निकली है और उतना विनाश हुआ होगा आसपास के एरिया में। मतलब हर अंक, अगर अगला अंक बढ़ता है तो वो 10 गुना होता है। ये बात आप याद रखिए। चलिए चर्चा करते हैं। ये जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में, तो अगर रिक्टर स्केल में तीव्रता 0 से 3 के बीच आता है, 0 से 3 के बीच में आता है, तो इसको सामान्य भूकंप कहा जाता है, सिंपल, नीचे में लिखा देख लीजिए। अब होता यह है, ये सिंपल का मतलब है, कल्पना करिए आप, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं अभी, थोड़ा इसको विस्तार से करेंगे ताकि आपके सामान्य ज्ञान के लिए और ये भौगोलिक ज्ञान के लिए आवश्यक है। तो रिक्टर स्केल में अगर तीव्रता 0 से 3 के बीच में आती है, इसको सामान्य भूकंप माना जाता है। अब हम लोग लेते हैं कि अगर रिक्टर स्केल में 0 आया, अगर रिक्टर स्केल में 0 आया तो क्या होगा, ये सबसे कम तीव्रता वाला भूकंप है, लेकिन इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद अगर 2.5 से 3 के बीच अगर भूकंप की तीव्रता नापी गई रिक्टर स्केल में सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा, तो केवल भूकंप के आसपास का जो केंद्र होगा वहीं पर उसको फील किया जा सकेगा, अनुभव किया जा सकेगा कि नहीं भूकंप आया है, कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर। ठीक, अगली बात करते हैं। अगर रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 3 से 6 मापी गई, 3 से 6 मापी गई, तो इसको मीडियम या मध्यम क्रम का भूकंप माना जाता है। 3 से ज़्यादा और 6 से कम। कल्पना करिए 4.5 का तीव्रता का भूकंप आया है कहीं पर, तो स्थानीय रूप से क्षति होगी, वहीं पर क्षति होगी जहाँ पर भूकंप आया है, आसपास के क्षेत्र में। आगे चलते 5 में, अगर 4.5 में यह है, तो 5 अगर नापा गया रिक्टर स्केल में, तो 5 आप देखिए 4.5 से 5 सिर्फ 0.5 बढ़ा है, 5 अगर नापा गया रिक्टर स्केल में तीव्रता भूकंप की, तो 1 एटम बम के बराबर उसमें से ऊर्जा रिलीज होगी, निःसरित होगी, विमुक्त होगी और बहुत ज़्यादा हानिकारक वो नहीं होगा। अगर आगे चलते हैं तीसरे क्रम का,
तीसरे क्रम में अगर इंटेंसिटी, जो तीव्रता है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में अगर 6 से अधिक नापी गई तब क्या होगी आप देखिएगा। अगर 6 से अधिक नापी गई तो सभी को भूकंप का एहसास हो जाएगा। घर के जो फर्नीचर हैं वो उलट पलट जाएंगे, खिड़कियां टूट जाएंगी, प्लास्टर उखड़ जाएगा, कच्चे मकान ढह जाएंगे, जमीन कहीं कहीं पर भसक जाएगा, धंस जाएगा। ये उसका लक्षण होगा। इसका एग्जाम्पल है 1991 में भारत में जो जो हिमालयन रेंज है, गढ़वाल में भूकंप आया था, और 1993 में लातूर का भूकंप यही था, 6 से ज़्यादा। अब आप कल्पना करें 6 से ज़्यादा में 7 आ गया रिक्टर स्केल में, अगर इसको 7 मापा गया तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा भूकंप है, तीव्र भूकंप है। विश्व में इस तरीके का 7 रिक्टर स्केल वाला विश्व में हर साल कम से कम 14 भूकंप आते हैं। अच्छा मजबूत मकान भी ढह जाता है, जमीन में गहरी दरारें पड़ जाएंगी, भूमिगत जल का जो स्तर है उसमें उथल पुथल हो जाएगा, कहीं पर कम हो जाएगा, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है, बिजली के खंभे गिर जाएंगे, रेल की पटरियां नष्ट हो जाएगी अगर 7 रिक्टर स्केल में आता है तो। कल्पना करिए कहीं पर 8 बता रहा है रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ ने नापा, रिक्टर स्केल बता रहा है कि भाई यहाँ पर 8 से ज़्यादा की तीव्रता की भूकंप आई है, तो ये क्या होगा। अत्यंत विनाशकारी, लगभग पूर्ण तबाही। असम में 1950 में भूकंप की तीव्रता 8.4 थी। इस मापक पर 8.6 तीव्रता में ये माना जाता है कि पूर्ण विनाश हो जाता है। इसकी ऊर्जा प्रथम जो एक अणुबम है, प्रथम अणुबम, उससे या एटम बम से 30 लाख गुना ज़्यादा होती है। आप कल्पना कर लीजिए वहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो 9 तक नहीं पहुँचता है, अभी तक नहीं पहुँचा है। 9 पहुँचा तो संपूर्ण विनाश है, कुछ नहीं बचेगा। क्लियर। तो ये इस प्रकार से रिक्टर स्केल मेजरमेंट करता है, और उसके प्रभावों का जो आकलन है वो इस अंदाज से किया जाता है। अगर एक अंक बढ़ता है रिक्टर स्केल में तो वो बिल्कुल पहले अंक से 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बहुत महत्वपूर्ण इसके एस्पेक्ट में या पार्ट में आते हैं, भूकंपों का विश्व में वितरण। देखिएगा, मैं थोड़ा आपको समय दूंगा कि जो स्क्रीन में है उसको आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं कभी भी। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बनवाया हूँ, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अर्थक्वेक या जो भूकंप है, इसका जो विश्व वितरण है, पृथ्वी की सतह पर भूकंपों के वितरण और ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी जहाँ से विस्फोट होते हैं उनके विश्व वितरण में, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल समानता पाई जाती है। जिन जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी होता है वही क्षेत्र दुनिया के हैं जहाँ भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये जो दोनों है वो पृथ्वी की अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होती है, जिनका संबंध प्रमुख रूप से प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया से है या क्रिया से है। विश्व में भूकंपी घटनाओं को मुख्यतः 3 बेल्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। और ये जो 3 बेल्ट हैं वो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। पहला है परिप्रशांत बेल्ट या पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट, प्रशांत महासागर के किनारे किनारे। दूसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, अटलांटिक महासागर के बीच में। और तीसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो भूमध्य सागर से होते हुए वो जाके आखिरी में प्रशांत सागर में पूर्वी भाग में जाके मिल जाती है, प्रशांत महासागर से मिल जाती है। इसका विस्तृत रूप से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिप्रशांत पेटी सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में। पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि विश्व में इसकी स्थिति कहाँ पर है। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, थोड़ी सी मेरी बातों पे ध्यान देंगे और थोड़ा समय दीजिएगा इसके लिए। परिप्रशांत पेटी सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है, जिसके सहारे विश्व की 63% भूकंपीय घटनाएं होती है। आप स्क्रीन में मैं जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल एज इट इज़ देख रहे हैं। इस पेटी का विस्तार पूर्वी एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से प्रारंभ होकर चलिए पहले पढ़ लेते हैं। कमचटका प्रायद्वीप से प्रारंभ होकर पूर्वी एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से प्रारंभ होकर संपूर्ण पूर्वी एशिया के द्वीप चापाकार श्रृंखला। अब इसको ऐसा समझिएगा कि चापाकार श्रृंखला, तो जब इसका हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो उसमें आएगा क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस और हिंद एशिया के द्वीप, मलेशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक फैली है। इसको देखते हैं। देखिए ये कमचटका है, यहाँ पर ये कमचटका है, यहाँ से ये ऐसे होते हुए जापान, क्यूराइल, फिलीपींस होते हुए ये जो पट्टी जा रही है ये है परिप्रशांत पेटी का एक क्षेत्र। ये समझ लीजिए भूकंप का जो पहला क्षेत्र हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक, ये उत्तरी है। तथा दक्षिणी अमेरिका में यही है बिल्कुल, ये एक पार्ट है। दूसरा, दक्षिणी अमेरिका में पश्चिम तटीय किनारों पर नॉर्थ में ये पश्चिम, ये नॉर्थ में ये अलास्का से लेके दक्षिण में चिली तक इस भाग में प्रतिवर्ष भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ये अलास्का है, यहाँ से ये अलास्का है, यहाँ से लेके ये चिली है, ये चिली है। ये जो बेल्ट है यहाँ पर भूकंप आते हैं। ये अभी हमने चर्चा किया कि पूर्वी एशिया के कमचटका से प्रायद्वीप से प्रारंभ होकर संपूर्ण पूर्वी एशिया के द्वीप चापकार श्रृंखला, ये इसकी चर्चा हमने की। और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में जो अलास्का से लेके चिली तक प्रतिवर्ष भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। आगे चलते हैं। आप थोड़ा स्क्रीन में, आपको मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि अगर आप नोट करना चाहें तो कभी भी नोट करिएगा। ये इसका जो क्षेत्र था ये था, यहाँ से चालू करके ये जो नीला दिख रहा है आपके स्क्रीन में, और ये अलास्का से चालू होके ये दक्षिण अमेरिका के चिली तक, ये यहाँ पर चिली है थोड़ा ऊपर। क्लियर? ये जो पहला बेल्ट है सरकम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत पेटी, ये परिप्रशांत पेटी की चर्चा हमने की। अब दूसरे की बात करेंगे जिसको मध्य अटलांटिक पेटी या मिड अटलांटिक बेल्ट कहते हैं। देखिएगा, पहले मैं आपको इस मैप में बता देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट में रहे। एक्चुअल में आप जो देख रहे हैं, जो एस आकार का ये नीले में ये मैं कर रहा हूँ, ये एस, ये अटलांटिक ओशियन है।
ठीक, ये पूर्वी यूरोप है, और ये अफ्रीका का पूर्वी किनारा है, और ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है, और ये दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है। ये इस बीच में जो नीला नीला पानी दिख रहा है आपको, इस बीच में जो ये नीले नीले पानी दिख रहा है वो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है वो। और उसके बीच में जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का आप जो देख रहे हैं, ये पट्टी, यही है मध्य अटलांटिक पेटी का जो भूकंप आता है उसका सिंबल है या बेल्ट है, जो रेड कलर का है। जो भी रेड कलर देख रहे हैं वो भूकंप के क्षेत्र है इस दुनिया में। इसी के संबंध में बात करेंगे, संदर्भ में। चलिए, ये मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक जो महासागर है, महासागर में पश्चिम द्वीप समूह, मैंने आपसे कहा कि ये पश्चिमी यूरोप का है, द्वीप समूह से लेकर भूमध्य सागर के तटीय भागों को इस पेटी में शामिल किया जाता है। सीमित क्षेत्र में विस्तार होते हुए भी विकसित देशों के आबाद भागों में फैले होने के कारण इसका विशेष महत्व है। मध्य अटलांटिक के पहाड़ी द्वीपों में इसका विस्तार अधिक है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये देखिए, एक्चुअल में अगर इस नक्शे में आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये है इसका, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंट यहाँ पर है। यहाँ ये जो क्षेत्र है जो मैं गोल घेर रहा हूँ, ये क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है इसमें दुनिया के बहुत सारे विकसित देश आते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, है ना, बहुत सारे जो देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, सब। तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और ये जो है वो यहाँ मध्य महासागरीय पेटी, ये मध्य महासागरीय पेटी है, उसमें जाके मिल जाती है। चलिए ठीक, एक बार और देख लीजिएगा इसको। ये आगे चलते हैं। तीसरे नंबर की पेटी में मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक, महाद्वीपों के बीच से गुजरने वाली पेटी, सरल अर्थों में। ये पेटी भूमध्य सागरीय पेटी का ही एशिया की ओर पूर्वी विस्तार है। ठीक, इसके अंतर्गत आल्पास, काकेशस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश और ऊंचे पठार हैं। हिमालय एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के पहाड़ी भाग हैं, एवं उनकी जो नीचे तलछटी होता है उसमें फैले कमजोर भाग शामिल हैं। पूर्वी द्वीप समूह के निकट यह परिप्रशांत पेटी में मिल जाती है। ठीक, चलिए, मध्य अटलांटिक पेटी, ये हम लोग बात कर रहे हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी का। ये इसमें समझते हैं, ये भूमध्य सागरीय जो पेटी है, ये वाला देखिएगा, ये वाला इसी का एशिया की ओर पूर्वी विस्तार है। ये ईस्ट एरिया है, पूर्वी। ये जो रेड दिख रहे हैं ये, और ये यहाँ पर आके मिल जाता है। इसको दूसरे तरीके से देखिए कि ये इंडिया है, इंडिया आपको दिख रहा है, ये इंडिया है, ये इंडिया है। और ये जो एरिया है ये यहाँ से आगे बढ़ता है, आल्पास, ये अल्पाइन और काकेशस होते हुए, अल्बुर्ज होते हुए यहाँ से ऐसे ऊंचा पठार है, ये तिब्बत के ऊंचे पठार से होते हुए ये जो रेड एरिया है, यहाँ पर का रेड एरिया, ये हिमालयन रेंज है। और होते हुए ये आगे बर्मा वगैरह होते हुए ये आगे आके ये प्रशांत महासागरीय वाली, ये इस पेटी से जो पहला सबसे पढ़े थे परिप्रशांत बेल्ट से, इसमें आके ये मिल जाती है। ठीक, ये पूर्वी द्वीप समूह के निकट यह परिप्रशांत पेटी में मिल जाती है। इन पेटियों के अतिरिक्त विश्व के कुछ बिखरे क्षेत्रों में भी अचानक भूकंप आते हैं, और इनमें महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है, उसके आसपास है। इसको देखते हैं, ये ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है। ये देखिए,
ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। और इसके ईस्ट में ये इधर का भाग पूर्व कहलाता है। ये जो लाल आप देख रहे हैं, ये वाला जो लाल देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली का एरिया है। और उसके आसपास भूकंप आते हैं। ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये वाला जो रेड एरिया दिख रहा है, ये वाला जो रेड एरिया दिख रहा है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली का है। आगे चलिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूकंपीय क्षेत्र। भारत के भूकंपीय क्षेत्र को सामान्य रूप से 3 अलग अलग पेटियों में बांट सकते हैं आप, उसके प्रभाव के हिसाब से। तो जो यहाँ महत्वपूर्ण है, सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हिमालय पर्वतीय पेटी। और हिमालय पर्वतीय पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। हमने देखा था, ये यहाँ पर देखा था, ये हमने यहाँ पर देखा था, ये इंडिया है और ये हिमालय का एरिया है, ये एरिया हिमालय का है, ये एरिया, ठीक। तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में या विश्व वितरण में भूकंपों के मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। और ये काफ़ी संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र है। यह विनाशकारी, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वतीय पेटी, यह विनाशकारी भूकंपों की पेटी है। इसका विस्तार संपूर्ण काराकोरम और हिमालय के सहारे कश्मीर से पूर्वी भारत की ओर पहाड़ियों में बर्मा की सीमा तक फैला है। कश्मीर, गढ़वाल, नेपाल, असम में बहुत ही जो नुकसान पहुंचाने वाले भूकंप है वो इसी पेटी में आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये मैप में इसको थोड़ा सा देखेंगे। मैप में देखिएगा, ये जो जोन है, ये जो जोन है, हम लोग बात कर रहे हैं इस जोन की। ये ऐसे जाके वो यहाँ मिल जाता है, हिमालय की पर्वतीय पेटी। क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरा है मैदानी पेटी। ये पेटी हिमालय के दक्षिण में, मतलब हिमालय के नीचे, हमारे तरफ अगर आप नक्शे में कल्पना करें तो हिमालय के नीचे या दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में फैली है। और आप जब वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ रहे थे तो टेथिस सागर की वहाँ पर चर्चा हुई थी। वाकई में ये टेथिस सागर का ही हिस्सा है, प्राचीन काल में था। तो टेथिस सागर का जब ये प्राचीन काल में हिस्सा था तो ये जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से बिल्कुल वीक जोन है, या भूवैज्ञानिक दृष्टि से ढीला और असंगठित अवसादों से बना है। अतः यहाँ प्रायः भूकंप आते रहता है। ये जो क्षेत्र है, इसको अगर आप समझना चाहें तो वो ये क्षेत्र है जो पीला पीला दिखाई दे रहा है आपको, ये पीला पीला, ये जो क्षेत्र है वो ये यहाँ पर। क्लियर, आगे चलते हैं। भूकंप रहित प्रायद्वीपीय पेटी, मोटे तौर पे ये कहें कि पेनिनसुला इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत भूकंप का से रहित क्षेत्र है। और उसका कारण है कि ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत, वो आप याद करिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लारेशिया और गोंडवाना लैंड जब पूरा दुनिया एक था और 2 भागों में बटा, तो उत्तर में, नॉर्थ में लारेशिया और नीचे में गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड बहुत स्टेबल पार्ट था। और ये जो प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है ये। इसलिए यहाँ पर ये पूरा एकदम सेटल्ड एरिया है, इसलिए यहाँ पर भूकंप नहीं आता। लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर भूकंप देखा गया। कोयना में भूकंप आया, महाराष्ट्र के लातूर में, उस्मानाबाद में भी भूकंपीय घटनाएं देखी गई। उन्नीस सौ बयासी में तो जो
भूकंप की कई घटनाएं ऐसी है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सका। लातूर वगैरह का भूकंप, जबकि होना ये चाहिए कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया कोयना लातूर में। और अगर मैप में सरलता के लिए देखा जाए या सहजता डिस्क्राइब किया तो ये है कि ये जो एरिया है, ये एरिया, ये पूरा एरिया भूकंप से रहित है। यहाँ पर भूकंप नहीं आना चाहिए। ये भूकंप रहित एरिया है भारत के। ठीक, चलते हैं। भूकंप के प्रभाव का आप अध्ययन करिएगा कि जब भूकंप होती है तो उसके हानिकारक क्या प्रभाव होते हैं, कभी कभी लाभदायक प्रभाव भी होते हैं। इन सब का आप अध्ययन करिए। और इस जो पावर पॉइंट है आप देख रहे हैं, इसको प्रिपेयर की है हमारी सहयोगी अंजनी पटेल ने। उसका धन्यवाद। इस व्याख्यान में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। और मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा गंभीरता से इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, कोरोना काल है। सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी आपको उपलब्ध कराने की है, तो आपकी जिम्मेदारी भी उसको समझने की है और संभाल के रखने की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी में खरे उतरेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे।